अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल हैं आपके? आज के प्रोग्राम से मुतालिक आपको बताएं जिसमें शामिल है दिलचस्प खबरें और सेगमेंट डिटेल्स के साथ डिटेल्स के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क के हर खित्ते के मौसम की करंट सिचुएशन। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर जानेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की माहिराना राय। साथ ही बात करेंगे विमेंस क्रिकेट के सबसे बड़े मेले पर और जानेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में किस टीम का पलड़ा भारी है। मिलवाएंगे आपको छोटी सी उम्र में शोहरत पाने वाली बलूचिस्तान की यंग और टैलेंटेड सिंगर से। जानेंगे सौतेले रिश्ते की नफ्सियात और उनकी हकीकत के बारे में गुफ्तगू होगी हेयर ट्रांसप्लांट और PRP के बढ़ते रुझान पर। साथ ही जिक्र होगा जादू की हकीकत और उसके रूहानी इलाज का। तो ये सब जानने के लिए देखिए आज का सुनो पाकिस्तान और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम की ही, और लोग जानना चाहते हैं कि मौसम है कैसा और उनके साथ सलूक क्या करने वाला है आने वाले दिनों में। तो मौसम की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो फिर नजफ राजा आप ही बताएंगे हमें मौसम के हाल की तरफ। बताते हैं अपने नाजरीन को आज के मौसम का अहवाल, ताकि आप जान सकें कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आपके साथ क्या सलूक करने जा रहा है। शुरू करते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों और आबशारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान से, जहां महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू में मौसम ज्यादा से ज्यादा 23 और कम से कम 13 डिग्री रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर की, जहां सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रही। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। और अब बात करते हैं तहजीब और सकाफतों के मस्कन खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सयाहों के पसंदीदा मकाम सवात की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 18 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। 5 दरियाओं की सरजमीन सूबे पंजाब का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ आज भी सूरज का राज रहेगा। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 23 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री रहेगा। औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान का जिक्र करते हैं, वहां पे कम से कम पारा 24 और ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। किसान अपने महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर अपने मामला तरतीब दे सकते हैं। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का जिक्र करें तो वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहेगा। और अब वादिये मेहरान यानी कि सिंध की तरफ चलते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यहां अक्सर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रोशनियों के शहर कराची में कम से कम टेम्परेचर 27 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 27 और ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो मौसम की तफसीलात नजफ राजा ने हमें बताई। अब हम कुछ आलमी मंजरनामे पर नजर डाल देते हैं। तो इस वक्त मिडल ईस्ट जंग के दहाने पर है। खित्ते में तीसरी बड़ी जंग के साए मंडला रहे हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। मगरिब को इसराइल की फिक्र लाहक है, जबकि गजा और लबनान की तबाहकुन सूरत हाल पर खामोश रहने वाले आलमी रहनुमा इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर बिलबिला उठे। जी हाँ, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर मुल्कों ने हमास,
हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। अमेरिका धमकियां दे रहा है कि ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि इसराइल चंद दिन में ईरान पर बड़ा हमला करेगा और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाएगा। ईरान भी दूसरी जानिब डटकर खड़ा दिखाई देता है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने दो टोक अल्फाज में ये वाजे कर दिया कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। अगर इसराइल ने हमला किया तो ईंट से ईंट बचा देंगे और अल्लाह की मदद से अगली बार कहीं ज्यादा शिद्दत से जरब लगाएंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अमेरिका ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को करार दिया। पासदारान इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, जबकि रूस और चीन ने तनाज़े का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया और तमाम मुल्कों को जंग के बजाय इफ़हाम व तफ़हीम से मामला हल करने का मशवरा दिया। ईरानी हमले की मजम्मत ना करने पर इसराइल ने हठधर्मी और बेशर्मी की इंतहा कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को नापसंदीदा करार दे दिया और मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आखिर मशरिक़ वस्ता के हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग का अंजाम क्या होगा और दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर है। एक तरफ हम देख रहे हैं ईरान है, तो दूसरी जानिब मगरिब इसराइल की हिमायत में सामने आ चुका है। ईरान और इसराइल का तनाज़ा बड़ी जंग में बदलने का कितना खदशा है? ये है कि अब इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनकी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो ये है कि इस जंग को लंबा करें ताकि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को खींच लें इस जंग में, क्योंकि समझते हैं कि अगर अमेरिका उनके साथ आ जाता है तो फिर उनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये दूसरी चीज़ ये है कि नेतन्याहू बहुत से मुकदमात को भी फेस कर रहे हैं। वही चाहते हैं जितनी जंग लंबी होगी उनको अपने मुकदमात का फैसला सामना नहीं करना पड़ेगा अदालतों में, नहीं तो उनको जेल जाने का ख़तरा है। फिर उसमें यह है कि उनकी ये भी कोशिश है कि अगर उन्हें पता है आज हम सिक्योरिटी काउंसिल या अमेरिका ने भी अपील की थी फ्रांस के साथ मिलकर कुछ दिन पहले दोनों से कि जंग बंदी की जाए, हमास से भी और इजराइल से भी, लेकिन अमेरिका का जवाब जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पेश की अमेरिका ने, उसका जवाब नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में बैठ के दिया। तकरीर से पहले उनकी एक तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर ये थी कि वो बैठे फ़ोन कर रहे हैं, बाद पता चला और लीक आउट किया गया कि वो हुक्म दे रहे हैं फ़ौज को कि वो हिजबुल्लाह के सरबराह पे हमला कर दें। यानी इतना भी अमेरिका एक दिन पहले उन्होंने मूव किया है। तो ये अमेरिका के बारे में इजराइल को पता है कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। अमेरिकन अनफॉर्चुनेटली ये मानना पड़ेगा कि हालांकि अमेरिका में बड़े एहतजाज हुए हैं स्टूडेंट्स में, नौजवानों में, डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स में, लेकिन जो लीडरशिप है दोनों पार्टीज़ की, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी, वो इजराइल के नाम से लरसते हैं क्योंकि उनको इजरायली लॉबी जो है उनके इलेक्शन कैंपेन्स को भी फंड करती है और उनको पैसे वैसे भी के अलावा उनका मीडिया पे बड़ा असर है। तो वो मुसीबत ये पड़ गई है कि इजराइल अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है, उनका इंटरनल इशू है। इसलिए पूरा फ़ायदा इस वक्त नेतन्याहू उठा रहा है इसका, लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि आप कुछ प्लान करें तो हमें उसके मुताबिक। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, पर देखने में ये आ रहा है कि अमेरिका इसराइल का भरपूर दिफा कर रहा है और इसकी मदद का ऐलान करता नजर आ रहा है। तो क्या अमेरिका इसराइल की जंगी जराइम में भी बराबर का शरीक है? देखिए, मैंने पहले बताने की कोशिश की है कि अमेरिका के लिए तो इसराइल इंटरनल इशू बन गया, फॉरेन पॉलिसी का नहीं है। अमेरिका ने यह पहली मर्तबा नहीं हुई कि इसराइल ने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है उस पर उसने अपनी निगाहें क्या एक तरफ होती है, उसने तो इनको नज़रअंदाज किया है। और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस और मगरिब के बाद से ममालिक ने तो यहाँ तक किया है कि उन्होंने वो फ़लस्तीन की रासत भी एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अमेरिका की पोजीशन यह है कि उनको पता है कि अगर इसराइल बाज ना आए और इलेक्शन करीब हो तो वो बहुत कम हैं जो कर सकते हैं। फिर इसमें एक ये भी चीज़ है कि अमेरिकन लीडरशिप जो है दिल से ईरान के ख़िलाफ़ है और ये कोई नई बात नहीं है, कुछ
जब से रेवोल्यूशन आया है जो शाह ईरान के बाद, तो कुछ छुपी हुई बात नहीं इनकी आपस के अख्तलाफात। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा था कि उन्होंने निकल गए थे, जो डील की गई थी डेमोक्रेट्स के दौर में अमेरिका की और जो बड़ी पावर्स की और ईरान की डील हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो अब जो डर आ रहा है इनको वो ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, अब इजराइल अगर ये साबित करे, इस जंग में उसने एक चीज़ साबित की पिछले 10 दिन में, ख़ास तौर पे उसको हैरत अंगेज़ कामयाबी टेक्नोलॉजिकली हुई। उसने चुन चुन के लीडर्स मार दिए, पासदारान के भी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भी, इनके हमास के भी, हिज़्बुल्लाह के भी। फिर पेजेस जो थे वो उसने वाकई तबाही मचा दी उनकी लीडरशिप की, वो उसने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो अमेरिका में वो लोग जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं उनको भी डबल माइंडेड कर दिया इजराइल ने कि जी हम ठीक है, हम जितनी उन्होंने विक्ट्री अचीव कर ली है, अब उतनी उनकी पॉपुलैरिटी एंटी इजराइल लॉबी जो बहुत बड़ी है अमेरिका में बढ़ गई है कि अब उनको लिए रोकना मुश्किल हो गया है। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये नहीं है कि मामला इतना आसान नहीं है कि उसने बड़ी ड्रामाई विक्ट्रीज कर ली हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इजराइल एक यूरोपियन पावर है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, जो कि बेचारे बैकवर्ड मुल्कों के दरमियान आके इजराइल है बैठा हुआ है। तो ये तो अगर टेक्नोलॉजी का मसला है तो इराक़ की तो बड़ी फ़ौज थी, अमेरिका ने उसका तिया पाजा कर दिया, जो वो शौक ऑ थी। हम ठीक है, हमला करना तो बड़ा आसान होता है, उसके बाद ना अमेरिका का जो हशर हुआ है और उससे बढ़ के जो उनका हशर हुआ है बेचारे इराक़ के लोग थे, और जो इस्लामिक स्टेट का क़याम है जैसे सारी दुनिया में हमले किए हैं, तो अमेरिका को भी समझ आ गई फ़ौजें भेजना आसान है, निकालना इतना आसान नहीं है। और इजराइल ने ख़ुद ये देखा है कि ये 1976 में पहली दफ़ा फ़ौज भेजी है लबनान में, कई मरतबा भेज चुके हैं। आसान होता है, जब आते हैं तो बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई लास्ट टाइम, हिज़्बुल्लाह ने इन्हें मजबूर किया वहाँ से विड्रॉ करें। तो ये इतना आसान नहीं है जितना ये अमेरिका या इजराइल समझ। बिल्कुल, इराक़ में भी और अफगानिस्तान में भी ये हमने देखा कि फ़ौजें निकालना कितना मुश्किल काम है। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा किया है, मगर रूस और चीन ने कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है। अमरीका और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों को आखिर मानते क्यों नहीं? जी हाँ, मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की है कि इजराइल अभी तक जिस पोजीशन में है, अमेरिका का फेवरेट बच्चा उस इलाके में है, और उनको ये पता है, ये पहली दफ़ा नहीं है, इजराइल को मार पड़नी लगी थी 1973 में जब प्रेसिडेंट सादात ने हमला कर दिया, जब मिस्रियों ने हमला किया। लेकिन ऐसी ज़बरदस्त सपोर्ट की इनकी इजराइलियों की अमेरिका ने, मिलिट्री सपोर्ट, उनको हर किस्म के हथियार दिए कि फिर वो कैंप डेविड हुआ, उनके दरमियान सुलह हुई इजिप्ट के दरमियान इजराइल और इजराइल की, जिसके नतीजे में सबसे बड़ा नुकसान जो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी थी उसको हुआ। तो ये ठीक है कि अमेरिका पहले बड़ा फ़ायदा उसने उठाया, सारे मगरिब में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो वो कम हो रहा है। अब ये एग्रेसर्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। पहले ये था कि जी हिटलर के दौर में जो इन पे जुल्म हुआ है, हॉलोकॉस्ट हुआ है, तो इनके लिए सिंपैथी थी, और कई यूरोपियन ममालिक में, ख़ास तौर पे जर्मनी में, एक गिल्ट भी थी कि हमारी वजह से ये हुआ है। इसराइल ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि कई यूरोप के ममालिक जो हैं वो इसराइल से नाला हैं, और कई ममालिक ने रिकग्नाइज कर लिया है पिछले 3 महीने में ये जो रियासत फ़लस्तीन की है उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया है। इसका मतलब है कि इसराइल को ये पता है कि जिस दिन जंग बंद हुई उसी दिन ये मामला जोर पकड़ जाएगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन का। कसूरी साहब, हम सब जैसे कि जानते हैं कि 79 ईयर्स पहले अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, और जिसका मकसद था दुनिया को बड़ी जंगों से, तनाज़ात से बचाना। मगर सलामती कौंसिल में चंद एक मुल्कों की इजारादारी देखने में आ रही है, तो ये मोनोपोली हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? चंद एक की नहीं, 5 की इजारादारी है। जो वीटो वाले मुल्क हैं 5, उनकी अगर वो वीटो कर दें, कुछ कश्मीर भी इसी का शिकार हुआ है। एक ज़माने में अमेरिका में सपोर्ट करता था और वेस्ट में सपोर्ट करता था, लेकिन रूस मुखालफत करता था। इसी तरह से
अब यह है कि कोई कश्मीर का मामला जो है वहाँ नहीं आता, क्योंकि हाँ लास्ट टाइम आया जबकि ये मोदी ने 370 का किया और वहाँ बहुत जुल्म हुआ इस इलाके में, लेकिन वो बात अब ठीक है कि विदाउट जब से ये वीटो पावर आई है, यूनाइटेड नेशंस का जो असली रोल था जिसको आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो बहुत हद तक कम हो गया और यूनाइटेड नेशंस में इस बात का अंदाज़ा है। अगले दिन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, जिनका बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत मुस्बत रोल रहा है, ये जो सारी पिछले 1 साल की कार्रवाई है इज़राइल ने जो हमले किए हैं सारे, उन्होंने ये इस खतरे की एक खतरे की घंटी बजाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की यही वैल्यू है कि जो वो कहे वो रद्द कर दिया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन एक ये हकीकत है, लीग ऑफ नेशंस इससे पहले क्यों फेल हुई थी? इसलिए फेल हुई थी कि इटली ने एबिसिनिया जो रियासत थी जिसको बाद में उसमें हमला किया और लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर सकी और फेल हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो ख्याल ये था उससे सबक सीखा जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ये जो 5 मुल्कों इजारादारी है, ये असली ताकत अब आहिस्ता आहिस्ता या तो चली जाए जनरल असम्बली के पास, और अब आहिस्ता आहिस्ता जनरल असम्बली कोशिश कर रही है कि ज़्यादा मीटिंग्स करे, ज़्यादा इशूज़ टेक ओवर करे, लेकिन जब तक यूएन का रिफॉर्म नहीं होता और रॉ ताकत वो रहती है जो आज अमेरिका की है, जिसको वैसे अब चाइना चैलेंज कर रहा है, लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल का फ्रेमवर्क है, यूएन का फ्रेमवर्क है, वो वाकई अपाहज हो जाती है जब वीटो आ जाए। तो सर ये जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसमें फिर हम क्या समझे, मगरिब का जो ह्यूमन एलिमेंट का नारा है वो कहाँ गया? ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी एहतजाज हुआ है, लंदन में, रोम में। आपने क्योंकि मगरिब का बात की है, जो हुकूमतें हैं वो और तरीके से सोचती हैं, आवाम और तरीके सोचते हैं। जो एक आज अच्छी एक मुझे एक समझ लें कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो नई जनरेशन है मगरिब में, वो कोई कैद नहीं है कि जी बड़ा इन पे जुल्म किया हिटलर ने तो हम बड़े उसके हम जिम्मेदार हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे अमेरिका में हो या मगरिब में हो, वो इस तरह नहीं सोचती। लेकिन मौजूदा जो है रूलिंग पार्टीज़, ख़ास तौर अमेरिका में दोनों पार्टीज़, जैसे मैंने कहा है, उनमें हिम्मत ही नहीं कि वो इज़राइल की लॉबी का मुखालफत करें। लेकिन ये ऐसे मामलात रह नहीं सकते। नज़र आज यही आ रहा होगा कि जी ये बड़े जो इज़राइल चाह रहा है किए जा रहा है, इसकी कॉस्ट होगी। जो ईरान ने अभी ये किया है, उसने ये साबित किया है कि उसने जो पहली दफ़ा किया था वो तो उन वार्निंग दे के किया था, जो हमले किए थे, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि इज़राइल से जंग हो। अब के भी वो नहीं चाहता जंग हो, लेकिन उसने जो हमला किया है ज़्यादा ताकतवर है। उसने जो बड़ी एडवांस्ड मिसाइल्स यूज़ किए हैं और उसने हाइपर स्पीड की मिसाइल्स, उसने हाइपरसोनिक स्पीड जिनकी स्पीड है वो मिसाइल्स यूज़ किए हैं, और उसने किस्म की वार्निंग दी और उसने कह दिया कि ये हमने आप पे इसलिए हमला किया है, हम आप पे जंग तो नहीं चाहते, मतलब ये है, लेकिन आपने जो हमारे घर में घुस के हमारे मेहमानों को आपने शहीद किया, फिर आपने बहुत से और लोगों को शहीद किया, बशमूल हमास की लीडरशिप के, इस्माइल हानिया के, बशमूल हिजबुल्लाह के हेड के, जो आपने ये किया है, ये अनपनिश नहीं जाएगा। ये उसका जवाब है। अब अगर इसके मुकाबले में इज़राइल मज़ीद करेगा, और खुदा न खास्ता वहाँ कोशिश की जा रही है कि कई जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फारिग कर दिया जाए, हमला किया जाए, तो फिर मुझे लग रहा है कि मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा, और वो हमले जो होंगे उसमें बहुत सी इजरायली सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी, क्योंकि जो इजराइल की इंस्टॉलेशंस हैं, आज भी उन्होंने मोसाद पे हमला किया था, वो सिविलियन एरियाज़ के करीब है, तो फिर बहुत कैजुअल्टीज़ होंगी, और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए सारी दुनिया को, और ख़ास तौर पर हमारे जैसे जो मुल्क हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी अगर ईरान पे इन्होंने ज़्यादा हमले किए। तो उसका आखिरी ये होगा रास्ता कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ को बंद करे, जहाज़ सिंक कर दे, ताकि दुनिया की इकॉनमी का तिया पाँचा हो जाए। और जो यूरोप के ममालिक रिलाई करते हैं ऑन मिडल ईस्टर्न ऑयल,
गल्फ ऑयल, वो भी उनको मुसीबत पड़ जाएगी। हमें तो और मुसीबत पड़ेगी। हमारे यहाँ तो आ गई बिजली महंगी है, आ गई पेट्रोल महंगा है। अगर खुदा न खास्ता वो बंद हो गई तो कई गुना जंप कर सकती है, डबल भी हो सकती है प्राइस। तो इससे कोई सारी दुनिया की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस जंग को फैलने से रोक। बिल्कुल, आपने में दुरुस्त फरमाया कि ये फिर एकतरफा कार्रवाई नहीं होगी बल्कि इसराइल को भी इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो अब बात करेंगे खेल के मैदान की। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में विमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है। सहराए अरब की तपिश में चौकों छक्कों की बरसात होगी और मेगा इवेंट में दुनिया की टॉप 10 टीमें अपना जोरे बाजू आजमाएंगी, टाइटल के हुसूल के लिए पंजा लड़ाएंगी। पाकिस्तान विमेन टीम को ग्रुप ए में रखा गया। रवायती खरीफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज शाम 7 बजे शारजा में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, जबकि 6 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा होगा। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना वार्म अप मैच में शिकस्त के बावजूद वर्ल्ड कप में जीत के लिए पुरअज़म हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो स्टार बैटर बाबर आजम ने वनडे टीम की कप्तानी से ही इस्तीफा दे दिया है और पीसीबी ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। बाबर आजम ने अपने इस्तीफे की वजह ये बताई है कि वो अपनी तवज्जो बैटिंग पर देना चाहते हैं और फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, इसलिए वो टीम की कप्तानी नहीं कर सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर। इरफान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि स्टार बैटर बाबर आजम के इस्तीफे की आखिर वजह क्या है? एक वजह तो उन्होंने बयान की है, अंदर की खबर क्या है? देखिए, बात की जाए तो ये काफी देर से डिस्कशन हो रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी रखनी चाहिए या नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि ये उनका गलत डिसीजन था जब ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी ली गई थी। आज दो कि उन्होंने खुद अनाउंस किया था, बट हम सबको मालूम है कि वो बोर्ड की तरफ से प्रेशर था, शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने जा रहे हैं। तो जब एक दफा छोड़ चुके थे तो दोबारा इसको एक्सेप्ट करना इतनी जल्दी, ये बाबर का गलत डिसीजन था। बाबर को दो हमेशा मैं सिनेरियो में देखता हूँ, एज ए बैटर और एज ए कैप्टन। एज ए बैटर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान के अगर टॉप 3 बैटर की बात करें तो बाबर डेफिनेटली उसमें आता है, बट एज ए कैप्टन मेरी काफी रिजर्वेशन है और काफी लोगों की आई एम श्योर होगी, क्योंकि जो गेम सेंस, जो क्रिकेट की डिमांड है, फिर कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म भी हम देखते हैं कि कोई अपने दोस्तों को भी वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी वो खिलाते रहे। फिर कई दफा हमें लगता है कि प्लेयर डेवलप करना भी कैप्टन का काम होता है, तो बाबर इसमें भी लैक। तो ये हम अक्सर ये बात करते थे, मैं इसके कंपैरिजन हमेशा सरफराज के साथ करता हूं। इरफान, ये भी हमें बताइएगा बाबर आजम के इस्तीफे के बाद कौमी वनडे टीम के नए कप्तान कौन हो सकते हैं और कप्तानी का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? क्या देख रहे हैं आप? ये व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़िए तो व्हाइट बॉल में ओडीआई भी आएगा, T20 भी आएगा, तो ये दोनों का कैप्टन चेंज होगा। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि तीनों फॉर्मेट का पाकिस्तानी जैसे कल्चर में एक ही कैप्टन होना चाहिए, जैसे इंडिया में भी समहाउ आप देख रहे हैं कि रोहित शर्मा तीनों की कप्तानी करते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली छोड़ी है आफ्टर द विनिंग द वर्ल्ड कप, वो टेस्ट में और ओडीआई में कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी कल्चर में भी ऐसा ही है कि एक कप्तान ही चल सकता है। वो दो नाम आपके पास व्हाइट बॉल में अब आके बचते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके पास सोर्सेज कोई ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा है नहीं है। एक आपके पास नंबर 1 रिजवान की आ रही है, बट कहीं ना कहीं मैं अगर इनसाइड आपको बताऊं तो ये जो जितनी भी टीम में ग्रुपिंग हुई, जितने भी प्रॉब्लम आए, तो रिजवान को समझा जाता था कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, उसने कहीं भी अपना रोल प्ले नहीं किया। तो ये मैनेजमेंट और थिंक टैंक बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर इसने अपना रोल प्ले नहीं किया तो ये जब कैप्टन बनेगा तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। शायद यही एक हर्डल है रिजवान को कैप्टन बनने का। बिल्कुल, ये एक हर्डल है। और इरफान, ये भी बता दीजिएगा कि आज से शारजा में विमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, क्या ग्रीन शर्ट्स यूएई की कंडीशंस जो कि तकरीबन हमारे जैसी हैं उससे फायदा उठा सकेगी? मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था प्रीवियस बात में, दूसरा नाम जो है ना शादाब का है। शादाब ने आपको एशिया चैंपियन कप जितवाया, उससे पहले BSL जितवाया, तो शादाब बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक और है, बट उसकी अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं है। तो शादाब और रिजवान दोनों के ऊपर बात हो रही है, बट रिजवान को एडवांटेज इसलिए ज्यादा है कि रिजवान कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं। दूसरा, आपने वुमेन वर्ल्ड कप का पूछा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2-2.5 डेकेड से हम देख रहे हैं वुमेन क्रिकेट अब इस इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म कर रही है, खेल
कोई भी इवेंट नहीं जीत पाई। वन ऑफ कोई हमें एक आधी विक्ट्री नजर आती है, बट हम देखते हैं कि वो बहुत ही रेयर होना शुरू हो गया है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बजाय ये डिक्लाइन की तरफ चल रही है। हम करते क्या है, जब हारते हैं तो हम सिर्फ कैप्टन चेंज कर देते हैं। अब यंगेस्ट कैप्टन हमने फातिमा सना को लगा दिया। मेरा मानना यह है कि ये इस बच्ची के साथ भी जाती है। निदा डार जो इतने टाइम से कप्तानी कर रही थी, इवेंट तक कप्तानी चाहिए थी, उसके बाद आप इसको फातिमा सना को देते। तो ये एक मेरा ख्याल है कि अगेन गलत डिसीजन है। बट हैविंग सेड दैट, अब करना क्या है? करना यही है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो हम मर्दों के लिए बोलते हैं, यही वुमेन के लिए भी है। ये अभी भी उसी कन्वेंशनल मेथड से स्लो ओवर रेट के साथ जब आते हैं तो फिर जो बैटिंग के अंदर भी स्ट्राइक रेट इनका काफी कम होता है। तो यही प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इंडिया की बात करें, श्रीलंका ने बिल्कुल ये मसाइल तो सारे दरपेश हैं ही, लेकिन बात यह है कि पीसीबी को विमेन पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ वक्त और होता उज़ैर तो ये भी पूछ लेते हैं कि कैप्टन के अलावा और किस तरह की हमें इम्प्रूवमेंट और रिकमेंडेशन करनी चाहिए क्रिकेट के अंदर। तो अभी नाजरीन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान प्रोग्राम में अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। तो इस वक्त पाकिस्तान की मारूफ और उभरती गुलकार अरूज फातिमा हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से हैं। उन्होंने कम उम्री में ना सिर्फ अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों को दीवाना बनाया और एक अपनी पहचान बनाई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर उनको बलूचिस्तान की लैला कहा जाए तो हरगिज़ ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अली जफ़र के साथ पहले गाने लैला और लैला ने अरूज फातिमा को बामे अरूज तक पहुंचाया। तो फिर आइए अरूज फातिमा से ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान अरूज। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप और बताइएगा ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक था। और सफ़र की बात रही तो सफ़र का आगाज़ मैंने किया था, मैं 12 साल की थी उस टाइम, और बल्कि उससे पहले ही कर चुकी थी। जब मैं 8 साल की थी मैं तब से सिंगिंग किया करती थी। ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया वो 12 साल में था जब मैंने पहला गाना गाया था अली भाई के साथ, पहला वाला। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त गाना था और हमने बहुत ज़्यादा उसको सुना भी। अरूज आप हमें ये बताइए कि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर तो ये कहा जाता है, एक मिथ है कि लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। आप फिर म्यूज़िक में किस तरह से आ गई और आपको सफ़र के दौरान किन चैलेंजेस का सामना रहा? देखिए वो बात तो है कि अगर कोई भी ऐसी फील्ड होगी तो उसमें जो है वो एक लड़की के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़ासकर जो है वो सपोर्ट सिस्टम को लेके, क्योंकि घर में जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता, घर वाले जो है वो इस फील्ड में छोड़ते नहीं हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे घर वाले हमेशा से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने मुझे हर एक मोड़ पर और हर एक जगह पर सपोर्ट किया है। तो मुझे बताइएगा कि अली जफ़र के साथ ये लैला और लैला गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ज़रा गुनगुना कर गा कर भी सुनाइएगा। देखिए ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा टर्निंग पॉइंट जो था मेरी ज़िंदगी का वो यही था जब मैंने अली भाई के साथ लैला और लैला गाया था, और वो एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी है, बहुत मेरे लिए एक स्पेशल मेमोरी है उनके साथ वो गाना गाना, और वो हमेशा जो है वो मेरी सबसे एक बेस्ट मेमोरी रहेगी। और गाना मैं आपको थोड़ा बहुत गुनगुना। जी ज़रूर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा। और वही हमारी यादें ताज़ा होगी जब ये गाना रिलीज हुआ था और बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है हमने रिपीट पे सुना है ये बहुत ज्यादा। अरूज जिस तरह से अभी आप बात कर रही थी अली जफर की, तो आपका ड्यूट जो था उनके साथ वो बड़ा हिट हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो फ्यूचर में भी आपका कोई प्लान है अली जफर या किसी और सुपरस्टार के साथ? अब तो आप खुद भी सुपरस्टार ही हैं, तो किसी और के साथ आपका कोई प्लान है कि इस तरह का आपका कोई सॉन्ग रिलीज हो? जी डुएट करने का प्लान तो है, मगर मेरा जो है वो फोकस है कि मैं अपने
के सोलोज भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा करूँ। ट्यूट के भी प्लान है और सोलोज करने के भी। कुछ और गुनगुना दीजिए, हम सुनना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहेंगे। गिटार भी रूज आपके पास ही पड़ा। अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाइएगा। ठीक है, तो एक गाना है जो कि मुझे बहुत पसंद है, गुनगुनाना भी और सुनना भी, तो मैं वो सुना। बिल्कुल। पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, ओ पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लवे अपनी छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं तां बस ऐ जाना, सबनू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। बहुत वाह, वाह, खूबसूरत आवाज है आपकी माशाल्लाह, और बिल्कुल रूज आपने तो हमें भी झूमने पे मजबूर कर और दिया। इनको करना चाहिए अपना सेपरेट से कोई सॉन्ग, क्योंकि टैलेंट बहुत है, आवाज तो कर रही हैं, वो पाइपलाइन में है, वो कह रही हैं बहुत जल्द रिलीज होगा, और मेरा ख्याल हमें भी बड़ा इंतजार रहेगा, और जो ऑडियंस है, जो उनके फैंस हैं, उन्हें भी बड़ा इंतजार है। जरूर जरूर। रूज आप जल्दी से अब अपना गाना रिलीज करें, फिर हम आपको स्टूडियोज में दावत देंगे लाहौर में, और फिर हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। और जब कभी भी आप लाहौर आएं तो हम चाहेंगे कि आप सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे More than हमसे welcome। बात करें और हमें गाने सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपका अरूज, थैंक यू। रूज ने तो आज दिन बना दिया, और क्या ही उन्होंने अच्छा जो है वो स्टार्ट लिया, बड़ा खूबसूरत उन्होंने गुनगुनाया भी और हमें गाने भी सुनाए, और इसी तरह के कुछ मजीद इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी अभी हमारे साथ जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक अहम सोशल इशू पे बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे सौतेले रिश्तेदारों से बहुत खौफजदा होते हैं और इन्हें सारी ज़िंदगी कबूल नहीं कर पाते, घबराते हैं इनसे। और एक तहकीक में भी ये बात साबित हुई है कि सौतेले रिश्तों का सामना करने वाले तकरीबन 40% बच्चों के जहन में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ या फिर मुखालफत का जज्बा पैदा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 से 30% बच्चे सौतेले रिश्तों को कबूल नहीं कर पाते और सारी जिंदगी उनसे हिचकिचाते रहते हैं। और ये जो सौतेले रिश्ते हैं, इनका जो खौफ है, ये कुदरती है या ये किसी एक्सपीरियंस की बना पर होता है? ये सारे मामला आज हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गेस्ट डॉक्टर साहिबा हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आफाक मंजूर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मेरा पहला सवाल आपसे ये जो खौफ है सौतेले रिश्तेदारों को एक्सेप्ट करने का, ये कुदरती होता है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका होता है जिसकी वजह से ये होता है? नजफ, ये जो टॉपिक आज का है, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो सेपरेशन या डाइवोर्सेस का रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जब डाइवोर्स होती है या सेपरेशन होती है तो वो असल में तो दो लोगों के दरमियान होती है, यानी मियाँ बीवी के दरमियान होती है। लेकिन हमारे माशरे में अलमिया ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो इसको सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, यानी वो इसका सबसे बड़ा विक्टिम। अब एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब दो लोगों की डाइवोर्स हुई और सेपरेशन हुई तो उन्होंने अल्टीमेटली एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है। बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़रूरत है दीनी लिहाज से भी, उनकी जिस्मानी, हर तरह से, जिस तरह से भी आप कहें, तो इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कि उन्हें एक नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए। बट व्हेन दे गो इन ए न्यू रिलेशनशिप तो उनके साथ बच्चे भी ज़ाहिर है उनका पार्ट होते हैं। अगर बच्चे माँ के पास हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें एक सौतेले बाप का सामना करना है, अगर बच्चे जो हैं वो बाप के पास हैं तो एक सौतेली माँ का सामना करना है। अभी आपने जो रिसर्च का जिक्र किया है वो रिसर्च लोकल रिसर्च नहीं है, पाकिस्तानी रिसर्च नहीं है। मेरी एजम्पशन ये है कि अगर पाकिस्तान में रिसर्च की जाए तो ये जो मुखालफत 40% आप कह रही हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होगी पाकिस्तान में।
अच्छा, उसकी वजह क्या है? हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट। बाहर के ममालिक में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस काफ़ी हद तक आ गई हुई है, वालदैन में भी और बच्चों में भी। उनका कल्चर ऐसा है कि दे हैव एक्सेप्टेड कि अगर पेरेंट्स की सेपरेशन होती है तो हमारा एक लाइफस्टाइल क्या होगा और हमें किस तरह से ट्रीट। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट का मसला ये है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जब आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं तो बेसिकली हम एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई करते हैं। बिल्कुल, हम रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि अगर हम एक नए रिलेशनशिप में गए और बच्चे को ये फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारा बाप है, अगर माँ ने शादी की। इसी तरह से अगर बाप शादी करता है और बच्चे बाप के पास हैं तो वो एक नई औरत जो उनके घर में आती है वो उसे ये प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारी माँ है। अब बच्चों के ज़हन में इस चेंज को फौरी अडॉप्ट कर लिया जाए, फौरी अडॉप्ट किया जाए और बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि आप माँ हैं या बाप हैं। यानी यहाँ तक आ जाता है कि आपने इसको मामा कहना है यहाँ और आपने इसको पापा कहना। अगर आप वेस्ट में देखें जहाँ पे ये रेशो ज़्यादा है, वो लोग इस यहाँ तक फॉल नहीं करते। यानी वो कभी भी नहीं कहते कि आप अपने स्टेप फादर को या स्टेप मदर को मामा या बाबा कहें। मतलब इम्पोज नहीं किया जाता, फोर्स नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप फौरी तौर पे बच्चे को इम्पोज करना शुरू कर देते हैं और आप तो चूंकि एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, आप बच्चे को भी इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि आप एक्सेप्ट करें कि ये आपका बाप है या ये आपकी माँ है। अब बच्चा एक्सेप्ट कर भी लेता है, लेकिन अब वो जो नेचुरली एक डिफरेंस है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक डिफरेंस रखा कि जो नेचुरल माँ है या नेचुरल जिसको आप फादर कहते हैं, उसका जो लम्स है, उसकी जो मोहब्बत है, आप कभी भी सुतेले रिश्तों में वो नहीं ला सकते। मेरा ये कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सुतेले माँ बाप जो हैं उनकी फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन एक डिफरेंस है। तहकीक के मुताबिक 80% जो है ना, ये वालिदैन के रवैये से बच्चा ये चीज़ पहचानता है कि ये भाई सुतेले हैं। अब मैं नेक्स्ट उसी पे बात करने जा रही हूँ। अब होता क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन बच्चे के अंदर ये डाली जाती है और जब रवैये आपके सामने आना शुरू होते हैं तो वो रवैये और एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और वहाँ फिर बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकली जो है वो उन सारी चीज़ों को फील करना शुरू करते हैं और फिर सोने पे सुहागा हमारे जो माशरती मसाइल हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो ही जो है वो चीज़ें दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं कि ये तो बच्चा चाहे इतना फील करे ना करे, लेकिन उसे बातें ऐसी की जाएंगी, करवाया जाएगा। और हो सकता है कि सुतेले माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हों, वो प्यार भी करते हों, लेकिन आपके जो माशरती इक़्तिदार हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो उनको वहाँ फिट ही नहीं होने देते। यानी एक तो नेचुरल जैसे आपने कहा कि कुदरती तौर पे, और दूसरा हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वहाँ से जब चीज़ें जो आ रही होती हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। और इवन मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि जो स्टेप पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। डिस्पाइट ऑफ देयर ऑल एफर्ट्स दे आर अनएबल टू फैसिलिटेट एंड अनएबल टू ड्राइव ऑल दैट लव फ्रॉम द किड और द सिचुएशन वेयर दे आर। उनके लिए भी एक इम्तिहान है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो सुतेले बहन भाई हैं, मतलब औरत की शादी हुई है या मर्द की दूसरी शादी है, तो फिर जो सुतेले बहन भाई हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए, अगेन वही बात है, जब आप इस तरह की किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इट्स अ चैलेंज। और ज़हनी तौर पे मर्द हो या औरत हो, जो भी इस रिलेशनशिप में जा रहा है उसको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे जो आप फर्स्ट मैरिज की थी, या वो एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे कि ये मुझे जाते ही कबूल करेंगे या मुझे ये बिल्कुल इस तरह से इनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाएगी, वो नहीं हो सकता। अगर आप एक रियलिस्टिक सिचुएशन को समझते हुए, एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड करते हुए थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलेंगे, यानी आपको पता होगा कि आपको जाके सबसे पहले आपको कुछ जो है ना उनकी तरफ से ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, और आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने रवैये के ज़रिए जो है उनके दिल में मोहब्बत डाल सकते हैं और उनको ये रियलाइज़ करवा सकते हैं। अच्छा, आप बिहेवियर की बात करिए, इसी पे बात करना चाहूँगी। चाइल्ड डेवलपमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है बच्चे पर, और बिहेवियर में किस तरह चेंज आता है, बच्चा क्या क्या हरकतें, किस तरह के एक्सप्रेशन और कौन कौन सी आदत अपनाना शुरू कर देता है जब वो देखता है कि ये मेरे असल माँ बाप नहीं है। असल में ये होता ये है कि अर्ली एजेस में जो बच्चे डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं, जैसे कि 5 साल तक की उम्र हम आमतौर पे कहते हैं कि बच्चे डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं, उस दौरान में अगर पेरेंट्स के दरमियान में सेपरेशन होती है तो बच्चे के लिए बड़ी डेविस्टेटिंग होती है। नेचुरली बच्चे को दोनों का लव चाहिए होता है, माँ का भी और बाप का भी चाहिए होता है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया। अब जब इस स्टेज पे आके खुदा न खास्ता पेरेंट्स में सेपरेशन होती है और बच्चा वो सब कुछ देख रहा होता है। अच्छा, सेपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है उसने आगे फेस करना है, उसने सेपरेशन से पहले वाले भी सारी सिचुएशंस देखी हैं, यानी उसने वो लड़ाई झगड़ा, चीखो पुकार, माँ बाप के दरमियान वो पहले से देखता आ रहा है। डाइवोर्स तभी होती है ना जाके कि दो लोगों का इख्तलाफ इतना बढ़ जाता है, वो पहले से वो देखता आ रहा है। फिर एक वो नई स्टेप इन हुआ, एक नई लाइफ में गया, एक नई ज़िंदगी में गया, वहाँ उसके पास और चैलेंजेस आ गए और वो लम्स जो उसको बाप का था या उसकी माँ का था उससे उसको दूर कर लिया गया।
और फिर हमारे यहाँ पे इस कदर बुरे हालात हैं कि अक्सर जब वालिदैन फिर बच्चों की तकसीम के लिए कोर्ट्स में जाते हैं, तो आप देखें वहाँ पे क्या सिचुएशन, और बच्चा उस बड़े वक्त कहाँ से गुजर रहा बड़े होता है। दर्दनाक मनाज़िर होते हैं ये वहाँ फैमिली आप कोर्ट इमेजिन से। नहीं कर सकते। हमारा फैमिली कोर्ट ऑन एवरेज एक केस का डिसीजन लेने के लिए 6 से 7 साल लगाता है ऑन एवरेज। अब आप देखें 6 से 7 साल में बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। 6 से 7 साल में उस बच्चे ने कोर्ट के कितने चक्कर लगाए मेंटल हेल्थ भी सफर कर रही है, बच्चे की एजुकेशन भी सफर कर रही है, वो स्कूल भी छोड़ के और अदालतों में सुबह सवेरे पहुंचे। बिल्कुल। अब वो जो एक स्कूलिंग का उसका टाइम था, उसकी तरबियत का टाइम था, उसकी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग का टाइम था, वो किस कदर सफ़र हुआ। और मैं सिर्फ ये सोचती हूँ उज़ैर, उस टाइम पे वो बच्चा 7 दिन इधर, 8 दिन उधर, 2 घंटे इधर, 4 घंटे उधर, ये क्या वो बच्चा मतलब मेरे ख्याल में कैलकुलेट ही नहीं कर पाता होगा कि ये चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में। है तो दोनों ही मेरे पेरेंट्स, लेकिन मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं एक टाइम पे क्यों नहीं दोनों के साथ हूँ। तो आई ऑलवेज एडवाइस पेरेंट्स कि देखें, अगर ये चीज़ आपके दरमियान हो गई है, आप 2 लोग नहीं रह सकते, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप अपने बच्चों को इसका विक्टिम ना बनाएं। बहुत बेहतर अंदाज से आप अपने बच्चों के ऊपर सोल्यूशंस करिए। अगर आप समझते हैं कि आप माँ बाप हो के अपने बच्चे के लिए फ़ैसला नहीं कर पा रहे और आप अपने बच्चे का फ़ैसला आप कोर्ट्स के ऊपर छोड़ें, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई और कोर्ट्स पे छोड़ें या मुआशरे पे छोड़ें। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के लिए खुद फैसला करें। आपने कैसे उसको मुआशरे के उसके ऊपर छोड़ दिया। अदालत ने तो देखे ना, कानून देखना है और उसके मुताबिक ही फैसला करना है। उसने आपके जज्बात तो नहीं देखने हैं, उसने आपके जज्बात नहीं देखने हैं, बच्चे की अटैचमेंट किससे ज्यादा है या किससे नहीं है। बिल्कुल इस तरह के फैसले हम देखते रहते हैं रोज। बिल्कुल, वो तो मतलब, और हमारा जो लीगल सिस्टम है आपको पता है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और उसकी जो सब चीज़ें हैं, कहने को तो ये कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर आप केस का फैसला करें, लेकिन नहीं होता और बच्चा उसको बहुत ज़्यादा सफ़र। अफाफ, माशरती रवैया तो हमें पता ही है कि जिस तरह से हमने डिस्कस भी किया, टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी और मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है इस तरह के मामला? देखिए, मीडिया का तो आपको पता है कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हमारे माशरती वैल्यूज़ क्रिएट करने में और माशरती बैलेंसेस क्रिएट करने में इस टाइम सबसे ज़्यादा रोल मीडिया प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप हर बंदा, आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम पाकिस्तान के किसी भी रिमोट इलाके में सुना जा रहा है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ उठाते हैं किसी भी सोशल मीडिया से, वो लोगों तक पहुँचती है। एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है ना, वो सोशल मीडिया पे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, उसका पॉजिटिव जो साइड है वो हमेशा सामने ला के रखें, और ऐसे ड्रामास क्रिएट करना, ऐसी मूवीज़ बनाना जिसके अंदर जो है वो मसाइल को प्रोवोक करना। डॉक्टर साहब, हमने अभी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, अब उसके थोड़े से सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बताइएगा कौन सी टिप्स और ट्रिक्स होंगी जो आप देना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा नफ्सियाती इस तरह के मसले से गुजर रहा है, तो उस टाइम पे मौजूद पेरेंट उसको किस तरह ट्रीट करें कि वो बच्चा थोड़ा सा बेहतर डेवलपमेंट की तरफ जा सके, कुछ कम हो जाए कम से कम। देखिए, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि आई ऑलवेज़ एडवाइस पेरेंट्स के अगर आपके साथ इस तरह के मसले होते हैं, मेरे पास अगर क्लिनिक में 100 बच्चे आ रहे हैं ना, तो उसमें से आप ये देख लीजिए कि 10 बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जिनके इस तरह के मसाइल होते हैं, जो कि ब्रोकन फैमिलीज़ या सेपरेशन के साथ फैमिलीज़ के होते हैं, और उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं दे प्रोलॉन्ग एंड दे इफेक्ट ऑन देयर एजुकेशन एज वेल। उनके जो बाकी उनके रवैये हैं उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनका लाइफ में जो इंटरेस्ट है वो बड़ा कम होता है, और वो बाज़ का 2 तरह के बिहेवियर्स में चले जाते हैं, या तो वो पैसिव हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि बदतमीज़ हो जाना या भगौड़े हो जाना, बागी हो जाना। 2 तरह की एक्सट्रीम्स जो हैं इन बच्चों के अंदर आती हैं। तो वालिदैन को ये चाहिए कि अगर उनके दरमियान ये सेपरेशन हुई है तो वो अपने दरमियान तक तो ये सेपरेशन रखें, लेकिन बच्चों के लिए बेहतर अंदाज में फैसला, बच्चों के लिए ये समझेंगे जिस वक्त जो ज़रूरत है। देखिए, अर्ली एजेस में हमेशा ये कहा जाता है कि माँ जो है वो बेहतरीन प्रोटेक्टर होती है, माँ के पास बच्चे का वक्त, ज़ाहिर है बाप ने बाहर जाना है, काम करना है, माँ जो है वो बेहतरीन तरीके से बच्चे की परवरिश कर सकती है, तो उसको माँ के पास ज़्यादा वक्त गुजारने दिया जाए। और जो बाप की जिम्मेदारियां थी, जिस अंदाज से वो पहले पूरी कर रहा था, बच्चे के लिए आप अपनी वाइफ के लिए ना कीजिए, वो तो ख़त्म हो गया ना आपका, लेकिन बच्चा तो आपका नहीं ख़त्म हुआ कि उससे आपका ताल्लुक ख़त्म हो गया, उससे मिलना भी मत छोड़िए, उससे मिलना भी मत छोड़िए, ठीक है, उससे ताल्लुक ख़त्म मत कीजिए। यानी यहाँ 2 तरह की एक्सट्रीम्स आती हैं। अक्सर जो है वो वालिदैन या तो बिल्कुल मिलना छोड़ देते हैं, या फिर वो इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। यानी बच्चे के दिल में माँ की नफरत डालना या बच्चे के दिल में बाप की नफरत डालना। अगर आप ये समझते हैं कि आपने बच्चे के दिल में किसी भी ऑपोजिट यानी माँ की या बाप की नफरत डाल के आप अपनी मोहब्बत उसके अंदर क्रिएट कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, अगर हम बात की कि अगर सेपरेशन जरूरी ही है, जज्बा एक डाल दिया है तो वो नफरत का जज्बा आपके लिए भी वो कभी वो बड़े अच्छे तरीके से आपकी सेपरेशन हो जानी चाहिए। कोई इस तरह के क्लैशेस, जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं
नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चों पर उसके बड़े मनफी असरात और उज़ैर ये बहुत ख़तरनाक बात है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मियाँ बीवी को इस मरहले तक नहीं पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट तब तो नहीं जब आपका बच्चा हो जाए। अपना ख्याल रखिए और अभी वक्त हुआ है छोटा सा ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे बाल जो कि हमारी शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा है और हम सबको बड़े प्यारे होते हैं, जो हमारी खूबसूरती के साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। आजकल मर्दों और ख़वातीन में बालों का गिरना एक बड़ा अहम मसला बन चुका है और तहकीक ये बताती है कि दुनिया भर में तकरीबन 50% मर्द और 30% ख़वातीन हेयर लॉस का शिकार हैं। मर्दों की रेशो यहाँ पर ज़्यादा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग तेज़ी से इस मर्ज का शिकार होते जा रहे हैं और इसके इलाज के लिए क्या करते हैं लोग, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, PRP कराते हैं और इसका रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इससे फ़र्क पड़ता भी है, मेडिकेशन पे तो नहीं इंसान रहता है, ये सारे मामलात आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट, प्लास्टिक सर्जन है और नाम है इनका डॉक्टर एहसन रियाज। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। आपसे पहला सवाल तो यही है कि आपको पता है कि बाल बहुत गिर रहे हैं, कोई स्क्रीन पे आ रहा है, नहीं आ रहा, उसके बाल गिर रहे हैं, कोई घर पे भी है उसका भी बहुत हेयर फॉल है, तो ये कैसे आप रोक सकते हैं और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं किस हद तक असरअंदाज हैं? अच्छा देखें, एक चीज़ इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताई कि जी बहुत ज़्यादा आजकल गिरते बालों का ट्रेंड है बेसिकली, या जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इसका शिकार हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि जो यूजुअल हेयर लॉस जो यानी कि मीन्स के कॉजेज़ हैं उससे बात आगे बढ़ चुकी है। ठीक है ना, और वो नॉर्मल जो बेसिकली बाय एंड लार्ज दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक जेनेटिक और दूसरा जो एंड्रोजेनिक यानी कि हार्मोनल की इम्बैलेंस की वजह से बाल गिरते हैं। एक तीसरी टर्म आजकल जो है ना वो एविडेंट हुई है, जो कि हमारे एविडेंस बेस्ड है, मेडिकल एविडेंस बेस्ड है, वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ द डाइट। फोर्टिफिकेशन ऑफ द डाइट का मतलब ये है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम आपने कभी देखा है, आपने किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए या किसी खाने का नाम नहीं लेना चाहिए, इतने इतने बड़े लेग पीसेज हैं। ठीक है ना, आप ऑर्गेनिक मुर्गी के तो इतने बड़े लेग पीस नहीं होते, देसी के तो होते ही नहीं है। तो बेसिकली वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिल के तो वो फीड है। तो जब आपके ऊपर असरअंदाज होंगे, वो सादा अल्फाज में कहा जाए ये जो प्रोसेस्ड फूड हम ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड यस, वो बहुत बड़ा कॉज है। और इसके अंदर लड़कियों में चेहरे पे बाल आते जा रहे हैं और लड़कों के बाल गिरते जा रहे हैं। और अब नया जो ट्रेंड, लेकिन लड़कियों के चेहरे पे बाल आ रहे हैं, सर पे नहीं। अच्छा, सर के ऊपर भी यही मसला है, मिनिचुराइजेशन हो रही है। और मिनिचुराइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बाल की थिकनेस है वो कम हो रही है, बारीक हो गए, बारीक हो रहे हैं। और जो दूसरी वजह जो सामने आई है वो है आपका स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपकी लाइफ के अंदर। यू कैन नॉट अवॉइड इट। रातें दिन हो गई हैं, दिन रातों में तब्दील हो गए हैं, और वो रूटीन आपके डाइट नहीं आप सही ले रहे, आप खाना सही तरह टाइम नहीं ले रहे, और प्लस जो है ना आप रात को सो नहीं रहे, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, और गेम के लिए रात बनी है। हाँ जी, और सो एंड सो ऐसी भी आप पौध आ गई जिसके अंदर आपका जो खेल का एलिमेंट, जो मसल्स बनते हैं बच्चों के, वो नहीं नज़र आ रहे। तो बेसिकली वो ट्रेंडिंग टूवर्ड्स लाइक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो एक बहुत बड़ा कॉज है ऑफ ऑल। पहले हम देखते थे 35 से ऑनवर्ड हेयर लॉस बहुत ज़्यादा, अब हमारा वही ट्रेंड पीछे हो गए। आप 18, 17, 18, 19, 25 वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डॉक्टर साहब इशू। ये बताइएगा कि हर शख्स हेयर ट्रांसप्लांट या PRP करवा सकता है? अच्छा देखें, PRP इज़ मेथड टू डिले द हेयर लॉस और रिप्लेनिश इट। इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन, इट्स अ टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है ना जी, आपका अपना जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक अपनी ताकत है प्लेटलेट्स की, एंड वन प्लेटलेट कंटेन्स 121 ग्रोथ फैक्टर्स। तो लेकिन ये जब आपके डायरेक्टली आपके जो ड्यू टू सम रीज़न और अदर के जो आपके रिसेप्टर्स हैं, नॉर्मल आपको जो प्लेटलेट्स हैं वो क्योंकि चार्ज नहीं होते। अच्छा। तो जब आप बाहर निकाल के उनको
तोड़ते हैं और जाके वो आप डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, री इंजेक्ट करते हैं, तो वो चार्ज होते हैं और प्लस उनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। अब आप ये प्रोसेस तो समझा रहे हैं, ये भी बताइएगा कि ये खतरनाक है, क्योंकि सुनने में आता है बहुत तकलीफ दे है, खतरनाक है, नमनेस होती है। इन गुड हैंड्स, ये किसी के साथ एक एक्टर थे, उनके साथ ये हुआ भी था एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल जी, वो बहुत बड़ा अलार्मिंग था और वो तो बहुत सारे लोग मीडिया के ही डर गए थे इस प्रोसेस की वजह से। मीडिया वो बहुत एक मैं समझता हूँ कि जहाँ पे चीज़ें खराब होती हैं वहाँ पे अच्छी भी होती हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि आपको प्रॉपर लोगों के पास जाना चाहिए, ना कि ऐसे बंदे के पास जाएं जो कि आपको असेस ही ना कर सके और आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाए। आपका जो कंसल्टेशन टाइम है कम से कम, जो कॉस्मेटिक का कंसल्टेशन टाइम है, इट्स नॉट लेस देन 1.5 आवर्स। जो कि विच इज़ लाइक वेरी अवे फ्रॉम, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए वो मेरे ख्याल आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देता, लेकिन कंसल्टेशन टाइम जो हमारी कॉस्मेटिक के अंदर वो आपका तकरीबन आधे घंटे से लेके और 1.5 आवर्स तक होना चाहिए। प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए और सारी चीज़ें, हिस्ट्री, उसकी असेसमेंट, एवेल्युएशन एंड ऑल फर्दर प्लान। अच्छा, आप ये सारे प्लान्स तो बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर प्रोसीजर भी गाइड कर दीजिए ताकि किसी के साथ इस तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस दोबारा मत हो। देखिए, पीआरपी मैंने जैसा बताया तो पीआरपी का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। ये वाहिद प्रोसीजर है दुनिया का जिसके अंदर कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मस्ट होनी चाहिए और ये फॉरमोस्ट है कि आपका जो डॉक्टर है वो इसको एश्योर करे कि जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी डिस्पोजेबल हों। ठीक है, ठीक। इसके अंदर जो किट्स अवेलेबल होती हैं, एक सिंपल पीआरपी है, फिर फोर्टिफाइड पीआरपी है जिसके अंदर ये किट्स डिस्पोजेबल है, ये डिस्पोजेबल हैं सारी। और आप अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो कि बहुत सस्ती कर रहे हैं, स्टेरिलाइज करके दोबारा दूसरों को भी यूज कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हर बंदे को ये पता है कि जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो कोशिश करता है कि नॉन स्टेरिलाइज तरीके से वो ले ले पैसे और मजीद बचाने के लिए। एनीथिंग, जब आपके कोई प्लॉट खरीदने जाएं और आपको सस्ता प्लॉट मिल रहा हो तो आपके कान खड़े होने चाहिए। सो दिस इज, वो कच्चे में भी मिल सकता है प्लॉट, बिल्कुल ऐसा ही है। सो दिस रहना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर योर पीआरपी एज वेल। पीआरपी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज की पीआरपी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 80,000 प्लेटलेट्स इन अ काउंट, ठीक है, टू तकरीबन 1.3 मिलियन तक चली जाती हैं इसकी क्वांटिटी। तो जितनी अच्छी पीआरपी होगी, जितनी पेटेंट पीआरपी होगी, उतने ज़्यादा अच्छी वो वैक्सीन बनेगी। और जो जितनी सिंपल होगी उसके ज़्यादा सेशंस करवाने पड़ेंगे। अच्छा। और जितनी अच्छी होगी उसके अंदर सेशंस की ड्यूरेशन ज़रा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप हर महीने करवाते हैं, 3 महीने के बाद करवाते हैं, 6 महीने के बाद करवाते हैं या साल के बाद करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका कितना वैक्सीन अंदर। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सादा लफ्जों में एक्सप्लेन किया और आपका बहुत शुक्रिया पहले तो आपके बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी बातों से जो चीज समझ आई है उज़ैर मुझे कि आपको ये समझ आइए कि आपको कहीं भी इर्द गिर्द कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहिए जो किसी गली मोहल्ले में बैठ रहे हैं। और आपको की स्टडी करनी है ना, ट्रीटमेंट की स्टडी से पहले आप डॉक्टर की भी स्टडी करें कि डॉक्टर कितना काबिल है, और सस्ते के चक्कर में ना पड़े। गली मोहल्ले वाले जितने भी बैठे हुए हैं, आप जरा एक बार पैसे जमा कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें, फिर आप अपनी जुल्फों का कोई बंदोबस्त करें। और आप अपने दोस्तों से भी पूछ लें, अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लें 2-3 से, और फिर जहाँ पे आपको बेहतर जरा सेटिस्फेक्शन होती है तो वहाँ पे चले जाएं। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आपने सुना होगा सभी दांत साफ करते हैं सुबह के टाइम उठकर, मगर सोते हुए भी करते हैं कुछ लोग, सोने मेरे जैसे सोते हुए भी करते हैं। क्या बात है। तो ऐसे बहुत से आपने अपने ब्रशेस देखे होंगे जिसमें एक वाइट पार्ट होता है और एक ब्लू पार्ट होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं उज़ैर कि वो जो ब्लू पार्ट है ना वो डिजाइन का हिस्सा है, वो उस आर्टिकल का हिस्सा है और ये बड़े मजे का डिजाइन है, सॉफ्ट मैचिंग की हुई है। लेकिन तहकीक के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो ब्लू पार्ट है ये उस चीज की निशानदेही करता है कि आपका ब्रश जो है चेंज होने वाला है। अच्छा, हाँ, अगर तो उसका जो कलर है चेंज हो रहा है, दैट मींस कि अब आपको ब्रश ही चेंज कर लेना चाहिए। तो ख्याल रखिए। वैसे भी तो यानी ये डायरी में नोट करने की जरूरत नहीं है कि मैं 3 माह पहले लेके आया था या 2 माह पहले अपने ब्रश को रोज सुबह देखना है कि यार इसकी हालत ठीक है नहीं ठीक, इसका कलर तो नहीं बदला। अगर इसका नीला कलर पीले में हो जाए या किसी और कलर में हो जाए तो वो टाइम आ गया है कि आप मार्केट जाए और नया खरीदें। ऐसे ही पता चल जाएगा या फिर किसी अदसे की मदद से देखने की जरूरत पड़ेगी? आई गेस उज़ैर वैसे ही पता चल जाएगा। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए। मुझे तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं 2 टाइम करता हूँ,
आप 15 दिन बाद ही चेंज कर